हेलो गाइस, माय नेम इज़ रूही खान और यहाँ आपका स्वागत है डबल EM स्टडी मटेरियल में। हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो इस SSC JEE के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही आते हैं और यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कंटिन्यू मतलब सब्जेक्ट वाइज करते जाएंगे। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद से फिर बाकी के हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा EM स्टडीज़ है और प्लीज़ इस अगर आपको लास्ट तक ये आपको सही लगे, पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल ही स्टार्ट किया है और इसमें मैंने सोचा कि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जाए और इसमें क्यों ना हम मतलब अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए हमने मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करना शुरू किया है और हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगी ये ऑब्जेक्टिव आपके मतलब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सभी जितने भी स्टेट हैं या DMRC JEE का ले लीजिए आप, या किसी भी स्टेट का, यूपी का ले लीजिए, MP का ले लीजिए, उत्तराखंड का, सभी JEE के क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और SSC ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछता है तो जो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो इसमें आपके बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स होंगे और बाकी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट है, जैसे कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ के बारे में है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पहले चैप्टर में 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कहलाता है जो कि मतलब थोड़ी सी ही देर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है लेकिन हम जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। और ओम्स लॉ तो पता ही है, जो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये देखो UPPCL में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? एम्पियर के, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या है? एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो हम लोग एम्पियर का नियम है वो क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो हमें पता है एम्पियर का लॉ जो होता है वो हमारा क्लोज सर्किट के लिए होता है। ठीक है, और हमारा मतलब उसमें करंट को, एम्पियर का मतलब ये करंट को, लेकिन जो बेसिकली लगता कहाँ पर है ये एम्पियर्स का लॉ? तो ये देखो EMF तो हो नहीं सकता है क्योंकि EMF तो वोल्टेज के लिए हो गया। विद्युत चुम्बक तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये मैग्नेटिक की फील्ड में हो गया। और D ऑप्शन भी मैग्नेटिक की फील्ड में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? B ऑप्शन हुआ। ठीक है, ओवरहेड लाइन यानी कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है उस लाइन की बात की जा रही है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसमें हम एम्पियर के नियम का प्रयोग ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारित, करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि चित्र में किसी धात्विक, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। चित्र में किसी धात्विक चालक के दो भिन्न तापों T1 व T2 पर धारा वोल्टेज ग्राफ दर्शाए गए हैं। तो इसमें ना हमारा वोल्टेज एक तरफ देखो, यहाँ पर हमारा वोल्टेज ले लिया गया और यहाँ पर हमारा क्या है? करंट है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टेम्परेचर है T1 एंड T2 तो वो किस तरीके से वैरी करता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हाँ, हमें पता है कि जो हमारा वोल्टेज और
क्या बोलते हैं, करंट का जो रिलेशन होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो होता है हमारा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V से, और V इक्वल टू हमारा हो जाता है R इंटू आई। ठीक है, हमें मालूम है कि जो हमारा R होता है वो हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हम लोग किसी भी अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है आपका कि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वायर है, ठीक है, सिंपल कोई आपका वायर है, अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसकी जो कंडक्ट करने की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, जब ये हमारे मतलब कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या अब हमारा इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। और रेजिस्टेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। तो हमें देखो फार्मूला पता है I अपॉन V इक्वल टू 1/R। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारा क्या हुआ कि अगर हम लोग T2 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज और करंट है तो इसके रिलेशन से देख लो, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, आपका करंट जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें पता है, जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो जो रो होता है वो हमारा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग रो की वैल्यू निकालेंगे, जो रो हमारा डिपेंड करता है वो हमारे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किन किन मटेरियल से ये मिलकर बना हुआ होता है और ये हमारा किस तरीके से मतलब डिपेंड वैल्यू को चेंज करता है। तो देखते हैं हम लोग, अगर हमें रो की वैल्यू निकालनी है तो रो L अपॉन ए। ठीक है, तो R A अपॉन L इक्वल टू रो। ठीक है, हमें पता है एरिया जो होता है, एरिया होगा अगर मीटर में हम एरिया मान लें, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम में मान लें और एरिया मीटर स्क्वायर में मान लें और लेंथ भी हमारी मीटर में मान लें। तो मीटर से मीटर कट गए तो बचा क्या, रो मीटर। तो हमारी मतलब ओम मीटर, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ओम मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी तत्व का अणु होता है तो हमें पता है एटम्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अनचार्ज्ड होता है। क्यों अनचार्ज्ड होता है, क्योंकि एटम्स जो होता है वो अनचार्ज होता है। पर किस तरीके से अनचार्ज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। क्या बोलते हैं, जो हमारा एटम्स हुआ, एटम्स का मतलब क्या हुआ कि बीच में तो हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हुआ और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो सेम चार्ज पर वर्क करता है। जब सेम चार्ज पर वर्क करता है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो सेम चार्ज पर वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव बोथ आर कैंसिल आउट। तो ये हमारा क्या बचा है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल क्या हो गया हमारा, अनचार्ज्ड हो गया बस। तो अनचार्ज्ड किसी आवेश, तो आंसर क्या हो गया, किसी तत्व का अणु बिना किसी आवेश, किसी तत्व का अणु बिना किसी आवेश का होता है क्योंकि उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर, अतः यह उदासीन। उदासीन का मीन्स होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होती है। ठीक है, चालकता, चार्ज जो हमारा मतलब चलने का फ्लो,
जो फ्लो होता है वो किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आपका करंट, और सबसे ज़्यादा जो चलने की आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की चालकता अधिक होती है तथा प्रोटॉन की चालकता निम्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर टेक प्लेस। कंडक्शन 9 नंबर क्वेश्चन, कंडक्शन ऑफ ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर टेक प्लेस। किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है, प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा। तो हमें पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो कंडक्टर में हमारे फ्लो होते हैं तो उससे ही हमारी क्या बोलते हैं चालकता जो होती है, मतलब जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है, मैचिंग करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो मैचिंग देखते हैं हम लोग, बहुत इजी मैचिंग है ये एकदम, क्योंकि आज हम लोग बेसिक कर रहे हैं एकदम। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये हमारी मैचिंग का ओम्स लॉ किस पर होता है हमें पता है, वोल्टेज एंड करंट का ही रेशियो तो दिखाता है। ये देखो ये हमारा लीनियर होता है, ये इस साइड वोल्टेज इस तरफ करंट, जैसे जैसे वोल्टेज और करंट उसी तरीके से हमारा ये ग्राफ बढ़ता जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमें पता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए लगता है, जनरेटर के लिए लगता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगता है, लेफ्ट हैंड रूल लगता है हमारे मोटर के लिए लगता है। ठीक है, अल्टरनेटर हम क्या कहते हैं, एसी का जो जनरेटर होता है उसे हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, तो एसी जनरेटर अल्टरनेटर कहते हैं, और डीसी के जनरेटर को जनरेटर कहा जाता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए लगता है, क्योंकि ये एसी में आ गया तो एसी के लिए हमारा किस में आ गया, कैपेसिटर में आ गया, तो ये हमारा डी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11, कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन बॉडीज आर, जब पदार्थ जो चालन घटित कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन बॉडीज एट सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर में, ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। देखिए कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन बॉडीज आर, जब पदार्थ को चालन का घटित कंडक्शन नहीं होता है। देखिए अगर सेम टेम्परेचर पर हो, कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है, एक कोल्ड बॉडी है और ये हमारी एक हॉट बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, तो जब आप एक कोल्ड होगा एक हॉट होगा तभी तो इसके जो पार्टिकल्स है वो ट्रांसफ़र होंगे, आई मीन हॉट वाले के कोल्ड की तरफ। ठीक है, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगे, ये भी हॉट होगा ये भी हॉट होगा, तो थोड़े एक दूसरे पे, ये हॉट है ये कोल्ड है, थोड़ा एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, या फिर अगर दोनों कोल्ड कोल्ड हैं तो भी नहीं ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो हमारा इसके लिए हमें क्या होता है, वो हमारी कंडक्शन मेथड कहलाती है। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कंडक्शन मेथड क्या कहलाती है, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है ना वो हमारे का, तो कंडक्शन हमारा तभी हो सकता है जब डिफरेंट, तो सेम टेम्परेचर पर कभी भी हमारा कंडक्शन नहीं हो सकता है एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, द बॉडीज विच रिफ्लेक्ट द इंटायर रिलेशन इंसिडेंट ऑन इट्स सेट टू बी, वह जो संपूर्ण विकिरण घटना प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है। देखो
हमें मालूम है कई टाइप की बॉडीज़ होती है, ठीक है, जिसको ग्रे बॉडी, धूसर बॉडी कहा जाता है, कलरलेस, ब्लैक, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है कि जब आपका रेडिएशन आता है, आप सोलर से ही मान लीजिए, या फिर किसी, जो हम लोग बचपन में सोलर कुकर वगैरह होता था तो हमें पता था कि उसका जो सरफेस जो है वो ब्लैक कर दिया जाता है, या फिर ऐसे नॉर्मली भी कहा जाता है कि हमें गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और सर्दियों में मतलब ब्लैक पहनो, और गर्मियों में हमें वाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सन का रेडिएशन आता है, जो सन का रेडिएशन आता है वो हमारे मतलब ब्लैक, अगर ब्लैक हमारा कोई भी बॉडी है तो उस पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा, और जो ग्रे यानी धूसर बॉडी है उस पर तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता है, वो हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना ही आपका एंड करने देता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी क्या होता है, वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है इंटायर रेडिएशन इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्ट द इंटायर रेडिएशन, जितना भी रेडिएशन है वो सारा रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है, वाइट बॉडी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है एक, देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मीट ए is 2.7 into 10 to the power minus 4 second, and B is the 1.35 10 to the power minus 4 second. The ratio of resistivity of B to resistivity of A will be, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो देखो मेटल ए है, जो मेटल ए है वो इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो जाएगा कितनी देर के लिए जाएगा, ए में 2.7 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड, और बी में 1.35 10 टू द पावर माइनस 4। द रेशियो रजिस्टिविटी ऑफ बी रजिस्टिविटी ऑफ, ये हमेशा याद रखना, अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो रजिस्टिविटी होती है कि वो हमारी कभी भी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, रजिस्टिविटी, वो हमारे मेटल पर डिपेंड करती है कि मेटल किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, और ये मतलब किस चीज़ के ये हमारे बने हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स I'm sorry, resistivity, not specific resistance. Sorry, resistivity. Resistivity is the opposite of conductor, जो opposite of resistance, ठीक है। तो resistivity जो है आपका opposite होता है resistance, बोला जाए तो कंडक्टर, ठीक है। तो जिसमें से हमारा करंट का फ्लो हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, रजिस्टिविटी होगा हमारा, कंडक्टिविटी, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना हो वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। प्रतिरोधकता का अनुपात हमें बताना है, तो ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी अगर हम एक की माने जाए, क्योंकि उन्होंने बी रेशियो ए पूछा है, तो हमें पता है कि जो रजिस्टिविटी है उसको हम लोग जी से डोनेट करते हैं, जी से, ठीक है। तो अगर हम रजिस्टेंस की बात करते तो रजिस्टेंस 1/G होगा, ठीक है। तो बी की बात करते 1/G भी, ठीक है। और आर ए हमारा 1/G है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1/G है, तो आर बी अपॉन आर ए इक्वल टू 1/GB अपॉन 1/GA, ठीक है। तो आर बी अपॉन आर ए आपका क्या होगा, GA अपॉन GB, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, और उसके बाद से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो जैसे सॉरी, वैल्यू है हमारी 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। -4 कैंसिल, 2.7 और ये, तो ये हमारा कितने टाइम गया, 2 टाइम गया, तो आंसर इज द 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट्स पर यूनिट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा कथन किसी राशि की क्वांटिटी पर यूनिट वैल्यू को बताता है। देखो किसी भी इसके, अगर आपको हमेशा कभी भी किसी के पर यूनिट वैल्यू बोल दे, पर यूनिट वैल्यू बोल दे कि क्या होता है, तो देखो कैसे निकालते हैं। पर यूनिट वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना होता है, उसका बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, हमारी एक्चुअल वैल्यू अपॉन में बेस वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसका अभी प्रेजेंट में जो अभी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं बेस वैल्यू क्या है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो हमारा पर यूनिट वैल्यू की क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन एनी यूनिट ऑफ द बेस और रेफरेंस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन द सेम यूनिट। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। If it is known that decay constant radian is 1.3566 10 to the power minus 11 Siemens inverse, then the find of half life given the atomic mass radius 226.095 AMU। यदि रेडियन का क्षयान स्थिरांक डिके इतना है तो उसका अर्ध जीवन हाफ लाइफ क्या होगी। ठीक है, एटॉमिक मास, तो ये तो हमें मतलब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू तो हमको याद ही करनी पड़ेगी, जो कि है आपकी 1620 ईयर, 1620 ईयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वॉट। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि बताओ कौन सी वॉट के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉट क्या होता है। वॉट होता है पावर की यूनिट, पी बराबर होता है वी इंटू आई। ठीक है, वी इंटू आई होता है, तो इधर पर तो ये वॉट पावर कहला जाती है हमारी। ठीक है, वी पी बराबर वी इंटू आई हो जाता है, पावर कहला गई। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू चेंज करते रहते हैं, अगर हम लोग वी की जगह पर रख दें क्या बोलते हैं, हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रख दें आई इंटू आई, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर हम आई की जगह पर क्या पुट करते, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो वी अपॉन आर, यानी कि आई, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल, तो वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर हो गया, तो यहाँ पर सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसी तरीके से हमें ना ये वैल्यू पता है, तो पावर हमें पता चल गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, इज़ नॉट सेम एज वॉट, इनमें से कौन सा वॉट नहीं है। हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो वॉट तो होता है, जो पावर वी इंटू आई का मल्टीप्लाई तो होता है, वी इंटू आई का मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन अगर हम लोग उसमें इंटीग्रेशन का मीन्स होता है, अगर हम लोग उसमें टाइम भी इंक्लूड करते तो वो हमारा एनर्जी बन जाता है इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वॉट हो गई इसकी यूनिट शक्ति की, और सेकंड हो गई इसकी यूनिट। तो वॉट मीन्स क्या हो गया, अगर ये जूल निकाल लिया, एनर्जी इक्वल टू, देखो एनर्जी हमारा होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है आई इंटू सॉरी एनर्जी एनर्जी इक्वल टू होता है आई वी इंटू आई। ठीक है, वी इंटू आई होता है, और मतलब पावर होती है वी इंटू आई, एनर्जी क्या होती है वी इंटू आई इंटू टाइम। ठीक है, अगर हम लोग वी इंटू आई क्या है वॉट है, और टाइम क्या है सेकंड है। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है जूल होती है। अगर हमें वॉट निकालना है तो क्या होगा जूल पर सेकंड।
हुआ ना, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1 वाट तो हमें पता है जूल पर सेकंड है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर उसके बाद से अगर हम लोग वाट की जगह पर आई स्क्वायर आर रख दें तो आई स्क्वायर आर क्या हो गया हमारा वी स्क्वायर आर, तो वी स्क्वायर आर वी इंटू, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर पूछे निम्न में से कौन सा वाट की तरह नहीं है, ठीक है। तो वी स्क्वायर आर तो है, वी स्क्वायर आर भी है, ठीक है। वी अपॉन, तो यहाँ पर आप क्या वी अपॉन आई कहीं पर नहीं है, आई स्क्वायर आर भी है, आई स्क्वायर आर भी वैल्यू निकल के आई है, आई स्क्वायर आर भी है इसकी वैल्यू वॉट, ठीक है। वी स्क्वायर आर भी है वॉट और जूल पर सेकंड भी है वॉट, पर क्या वोल्ट एम्पियर है, तो वोल्ट एम्पियर नहीं है वैल्यू। तो ये दिस इज वन नॉट, और ये हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगला है हमारा ओम इज द यूनिट ऑफ, ये तो सभी को पता है ओम किसकी यूनिट होती है, वी इज इक्वल टू होता है हमारा आई इंटू आर, ठीक है। तो वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक है, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई, पर आर किस आर होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल क्वांटिटीज, 3 मौलिक परिणाम हमें पता है, जो फंडामेंटल यूनिट जिसको हम कहते हैं वो हमारी 7 होती है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इन्होंने अभी 3 हमारी फंडामेंटल यूनिट पूछी है, तो ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये आपकी मास, लेंथ एंड टाइम। इसी से हम लोग अपनी बड़ी बड़ी यूनिट्स बना देते हैं, जैसे कि मास बोल दिया तो अभी किलोग्राम में हमारा आ जाएगा, लेंथ किलोमीटर, मिलीमीटर, और टाइम सेकेंड, आवर्स, और बहुत सारे आपके मिनट्स। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, जो अगर हम लोग कोई भी मतलब फंडामेंटली तरीके से किसी भी चीज़ का मेजर, तो फिर हम उस समय हम सेकंड या मीटर में ही लेंथ लेंगे, सेकंड में, और मास, जो हमारी ये 3 बेसिक यूनिट होती है, मास, लेंथ एंड टाइम, किसी भी क्वांटिटी के लिए ये हमारी 3 बेसिक यूनिट होती हैं, ठीक है। 1 मेगा ओम, ये तो पता है, मेगा के मीन्स ही होता है का 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 मेगा, अगर माइक्रो बोल दे तो 10 की पावर -6, और अगर मिली बोल दे तो 10 की पावर -3, ठीक है। और अगर किलो बोल दे तो 10 की पावर 3। ये तो हमारी बेसिक, तो ये हमारा क्या हो गया 10 की पावर 6 ओम जो है हमारा 10 की पावर 6 ओम जो है वो हमारा क्या हो गया मेगा ओम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 रेजिस्टेंस 10 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस विल बी, यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस समांतर में आबद्ध हो, ये हमारा सिंपल सा एक आई मीन रेजिस्टेंस का जो हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। हमें पता है रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में अगर कनेक्ट है हमारे रेजिस्टेंस तो वो सिंपल ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारा क्या होता है, उसको एलसीएम लेते 1/r करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि 10 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 डेट इज 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 10 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस डेट इज 10 तक। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 10/10, ठीक है। 1/r के इक्वल टू चल रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, r इक्वल टू 1। नेक्स्ट, द एक्सेसिव न्यूट्रल करंट इज कॉज्ड बाय, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव न्यूट्रल करंट तो वो हमारे किस में हैगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट, जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है फैंस में तो एक्सेसिव अगर देंगे तब तो हमारा मोटर ही ख़राब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में भी मोटर, कूलर में भी मोटर, इन सब में हमारी कौन सी मोटर लगती है? इस सब में हमारी इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट का मतलब ही क्या है कि जहाँ पर एक्सेसिव करंट यानी कि जहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया यानी कि इनफाइनाइट, तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी हमने बताया एनर्जी का ही मीनिंग क्या होता है, का हमारा वर्ड तो होगा ही होगा और साथ में हमारा क्या हो जाता है, उसमें टाइम भी जुड़ जाता है, तो उस दोनों को मिला के उसे हम लोग कहते हैं जूल, ठीक है। तो आंसर डी। हाँ, जूल भी हो सकता है, दूसरा इन्होंने किलो वाट आवर्स बोल दिया है, तो एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी वाट आवर्स भी बोल सकते हैं और इन्होंने किलो लगा दिए यानी कि ज़्यादा वैल्यू है किलो में, तो किलो वाट आवर्स, ठीक है, बोथ आर सेम। Kelvin is the unit of, everyone is known, temperature. Which of the following vector quantity, yes, हम वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमारे एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है जो कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाती है, जिसमें ओनली एंड ओनली हमारा मैग्नीट्यूड हो, वो हमारी कौन सी कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है हमारी वो कौन सी, इसमें क्योंकि एक्सीलरेशन जो है उसमें हमारी डायरेक्शन में भी पता है कि हमारा कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक हमें जाना है, साथ में हमको ये भी मालूम है कि ये हमारा क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है टॉर्नेड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेव अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, तो हमें पता है वेलोसिटी अपॉन हमारा टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी की बात करते तो हमारा हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट टू करंट, कांस्टेंट तो नहीं होता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यस, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब हम वहाँ पर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने निकाला था कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और L यहाँ ये मीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर में होता है, मीटर से मीटर कट गया, एक मीटर बचेगा, एक रेजिस्टेंस बचेगा, तो हमारा क्या हुआ, मीटर ओम, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू, 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होगी, ठीक है। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक जो हमारी, इसमें किस में पूछ रहा है आपका, एनर्जी में पूछ रहा है, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो किलो कैलोरी, ठीक है, तो 860 किलो कैलोरी होती है हमारी बात। 860 किलो कैलोरी। द मटेरियल टू बी यूज्ड the material to be used in the manufactures of a standard resistance should be, मानक प्रतिरोध के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री क्या है, ठीक है। तो लो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न ताप गुणांक, अर्थात ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में बहुत नगण्य परिवर्तन हो, ठीक है। तो वो हमारा वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये कि मटेरियल टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर शुड बी,
स्टैंडर्ड रजिस्टर हमारा क्या होगा, जो कि इंसानों के द्वारा सॉरी जो हमारा इंसानों के द्वारा यूज़ किए जाने वाले स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, और उसकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है, वो हमारा, अगर आप एक बार बताइए, कोई वायर है अगर आपका, उस पर अगर आग लग गई या उसको बार बार हीट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब हो जाएगा। जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसमें करंट का फ्लो होगा नहीं, करंट का फ्लो होगा नहीं, तो डैट मीन्स कि उसमें रजिस्टेंस जो है वो रजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज़ हो गया है। तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए है इंसानों के लिए जो कि अच्छा हो, यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ भी हो जाए तब भी इसका रजिस्टेंस ना के बराबर हो, रजिस्टेंस हमेशा लो हो, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा मटेरियल स्टैंडर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, हाँ समझिए इसको। आइडियल वोल्टेज, एक होता है आइडियल मतलब वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, एक होता है हमारा आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। तो क्या होता है, ये देखो एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो हमारा होता है कि जिसमें ना इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो वो ज़ीरो हो या लो हो। वैसे तो आपका इन्होंने आइडियल की बात की, जब आइडियल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जीरो मानेंगे, लो नहीं मानेंगे। ठीक है, और वैसे अगर बोला जाए तो लो बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हमारा जो आइडियल वोल्टेज है वो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स वो कहलाएगा जिसमें रेजिस्टेंस जीरो, ताकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होगा, जब कम होगा तो पूरे की पूरी वोल्टेज हमारे सोर्स के पास पहुंच जाएगी इस तरीके से। और करंट सोर्स क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स जिसका इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी में यानी कि हमारा क्या हो, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो। जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट जो होगा वो करंट के पूरी की पूरी करंट हमारे लोड के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो सोर्स रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, बायो-सावर्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ हमारा एम्पियर्स लॉ कहलाता है। ठीक है, जो एम्पियर्स लॉ में जो हमारे थोड़ा बहुत चेंजेस की गई है वो हमारे बायो-सावर्ट लॉ कहलाता है। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, जो इन्होंने पूछा है कि एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ किसकी होती है, एम्पियर सेकंड यूनिट। तो देखो ये आपको बताती हूँ, हमारा जो करंट होता है ए, करंट हमारा क्या होता है, सॉरी आई, मैंने उसकी यूनिट लिख ली, करंट आई क्या होता है हमारा, मतलब जितना भी हमारा चार्ज है और टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ कितना हमारा चार्ज हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी टाइम्स इज कॉल्ड, ये हमारा करंट। ठीक है, तो अब हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जा रही है कि, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा आई इंटू टी इक्वल टू क्यू। आई क्या होगा, करंट, और इंटू टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एम्पियर सेकंड, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर और इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट, 1 BOT यूनिट इज, BOT हमारा जो होता है 1 किलोवाट आवर्स, यानी कि 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि ये जो कोई बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह या इनके जो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो 1 BOT का मीनिंग होता है 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अभी बताएं इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो
SI यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। और SI यूनिट किलोवाट आवर्स जो होगी वो हमारी दूसरी विद्युत की SI यूनिट की बात कर दी जाए तो हमारी किलोवाट। अगर सिंपल पूछी जाए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है तो हमारी किलोवाट आवर्स भी है और ये हमारी जूल भी है, ठीक है। 2 wires A and B in the same material but the different length L and 2L have radius R and 2R. The ratio specific resistance will be, ठीक है। इन्होंने पूछा हैगा कि आपका 2 वायर्स हैं, ठीक है, और सेम मटेरियल है। मटेरियल जो अगर ये कॉपर प्लस टिन का बना हो तो ये भी कॉपर प्लस टिन का बना हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेम मटेरियल है बट डिफरेंट लेंथ है, ठीक है, डिफरेंट। इसकी अगर 2L है तो इसकी L है एंड रेडियस R एंड 2R। इसकी रेडियस जो है वो R है, ये कम मोटा है, ये ज़्यादा मोटा है, ठीक है, 2R है। द रेशियो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अभी मैंने आपको बताया था, वैसे अगर आप निकालना भी चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो इन्होंने जो R और दूसरा वाला भी होगा R1 और R2, अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखकर हम निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैंने बताया है कि ये जो रजिस्टिविटी होती है ये हमारी इस पे डिपेंड नहीं करती है कि लेंथ बढ़ जाए तो कुछ हो जाएगा, आपका ये एरिया बढ़ जाए तो कुछ, ये हमारे मटेरियल पर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल की बना हुआ है, ठीक है। तो हम डजेंट मैटर कि ये हमारी लेंथ क्या हो रही है, रेडियस क्या हो रहा है, हमें मटेरियल पे। और इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये हमारे किसका है, मटेरियल 2 वायर सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा तो 1:1 ही होगा, ठीक है। ये हमारा 1:1। नेक्स्ट, द कर्व रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर कंडीशन पे वर्क करता है। V और I, जिस तरीके से अगर आप लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, अगर वोल्टेज बढ़ेगा क्योंकि देखो V बराबर I इंटू R, तो यहाँ से देखो आप अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वोल्टेज इंक्रीज अगर V अपॉन I, ठीक है, R, तो यहाँ पर एक दूसरे के रेशियो, या फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारा क्या वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो ये हमारा लीनियर कंडीशन होता है। वोल्टेज बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी भी कंडीशन में देख लो, ये हमारा लीनियर कंडीशन है। तो दिस इज आंसर ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करती है, अभी बताएं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्या डायमेंशन पर है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या रेजिस्टेंस द कंडक्टर पर डिपेंड करती है, या कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो चालक की जो डायमेंशन, कंडक्टर का जो डायमेंशन होगा उस पर डिपेंड करता है, वेमा पर, और कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। दो चीज़ों पे ये हमारा डिपेंड करता है, तो हमारा आंसर बोथ ए एंड बी होगा। लेंथ एंड पर डिपेंड नहीं करता है। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल है। What is the power consumed by the resistor 20 ohm connected across 100 volt source, खपत कितनी है, ठीक है। तो what is the power consumed by the resistor, यहाँ पर आपका रजिस्टर की वैल्यू 20 ohm और वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। तो पावर P बराबर, हाँ हमें मालूम है कि आंसर क्या, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, इंटू आई, आई इंटू वी, और वैल्यू किस में दी गई, आर एंड वी में। तो हमें पता है आई इक्वल टू वी बराबर आई इंटू आर, ठीक है।
हमें आई की वैल्यू निकाली वी अपॉन आर इंटू वी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की वैल्यू क्या है 100 इंटू 100, हमारा क्या हो जाएगा 500 वाट, ठीक है, 50 इंटू 100 500 वाट। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हमें मालूम है कि जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, हमें पता है उससे हम मेज़रमेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर से ना भी करंट का हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, और उसके अलावा क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग एम्पियर मीटर जो होता है अमीटर से भी हम लोग करंट का मेज़रमेंट करते हैं, और इससे भी हम लोग करंट का मेज़रमेंट करते हैं, और वोल्टेज को वोल्टमीटर से करते हैं, और पावर को हम लोग वाटमीटर से करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग उससे करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम मीटर से करते हैं। नेक्स्ट, इन अ सर्किट 33 ohm resistor carries a current of 2 ampere. The voltage across the resistor is very easy, V equal to I into R, ठीक है। किसके वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज बताना है अक्रॉस द रजिस्टर 33 इंटू आर की वैल्यू क्या है 33 आर की वैल्यू, और करंट की वैल्यू टू आपको 66 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारे देखो किसमें DSSP में 2015 में आया वो क्वेश्चन। लाइट बल्ब ड्रॉ 300 मिली एम्पियर व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इट्स 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट बल्ब इज, एक विद्युत बल्ब जब का वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है 300 मिली एम्पियर, तो विद्युत बल्ब का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी वेरी इजी, हमें पता है V इक्वल टू आई इंटू आर ही होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली V अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है 240, और आई की वैल्यू क्या है 300, बट ये मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर का मैंने बताया 10 टू द पावर -3, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका 6 से 4 टाइम 5 टाइम, ये हमारा 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमारा क्या होगा 20, तो 41 24, ये हम कैंसिल आउट करेंगे तो 800 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की 0 से 0 कैंसिल, और 10 की पावर 3 है ना, तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो मतलब 1000 हो जाएगा, 24/30 इंटू 1000, सॉरी हाँ 24 800 ओम 41 for the maximum transfer power internal resistance of the source should be maximum power transfer, हाँ हम पूछा गया कि मैक्सिमम पावर हम कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है। एक ही कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सकती है जब हमारा क्या हो आर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इक्वल हो, उस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the energy supplied from the source whose resistance 1 ohm, the load 100 ohm, the source will be, ठीक है, वेरी इजी, देखो इन्होंने पूछा
इफ़ द एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, कोई भी एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं सोर्स की ओर, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सोर्स, हुज रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम, जिसका कि रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, द लोड इज़ 100, और लोड में जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, द सोर्स विल बी, मैंने आपको बताया था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो तो वो हमारा कौन सा सोर्स कहलाएगा, वोल्टेज सोर्स, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम है वो हमारा कौन सा कहलाएगा, करंट सोर्स कहलाएगा। तो उन्होंने बोला सोर्स विल भी, इसको सॉल्व करने की थोड़ा ज़रूरत है, तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नॉन, दोनों दिशा में एक जैसे गुणधर्म होने वाले परिपथ को क्या कहते हैं, और जो हमारे एक जैसे दोनों की तरफ उसे हम लोग बाइलेटरल सर्किट कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि RLC वगैरह। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट डायरेक्ट करंट इज नीडेड, ठीक है, इनमें से किस में डायरेक्ट करंट का मतलब डीसी, डीसी किस में ज़रूरत पड़ती है, कि हमारा टेलीफोन में भी डीसी होता है, रिले में भी डीसी होता है, टाइम स्विच, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ बाइलेटरल, ठीक है, इनमें से कौन सा बाइलेटरल नहीं है, तो RLC तो हमें पता है, RLC बाइलेटरल होता है बच्चा, क्या ट्रांजिस्टर, आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस, जो हमारा एटम्स होता है, एटम जो होता है वो हमेशा चार्ज रहता है, चार्ज, ठीक है, और जो हमारा आयंस होता है वो हमारा हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। जो आयन हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट, इसलिए ये हमारा उदासीन, और जो हमारा एटम्स होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल्स होता है। आयंस ऑलवेज लार्जर देन, ions are always charged particles while the atoms ions are always charged particles, जो ions है हमारे charged particle while the atoms are neutral as a whole, ठीक है। नेक्स्ट, which particle act as a current carrier in a metallic conductor, कौन सा कण किसी धात्विक सुचालक में विद्युत वाहक का कार्य करता है, which particle current carrying in a metallic conductor, बताइए कौन सा करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो हमारे मतलब विच पार्टिकल करंट कैरिंग इन अ मेटालिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हमारा काम करता है इनको ले जाने के लिए, पार्टिकल्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, an atom lose one or more electrons it become, if atom loses one or more electrons, देखो कोई भी एटम से अगर वो ज़्यादा, कोई भी एटम है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते चले जाते तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, होल हो जाता है, और होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होती है वो होती है 10⁻⁻10 इन मीटर, और अगर सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻8 इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स रिस्पेक्टिवली, कई मरतबा बता चुके हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जिसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में करते, और करंट सोर्स क्या होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी यानी मैक्सिमम, तो आंसर ए, ठीक है। ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, आज मेरा ये फर्स्ट था। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी कराऊँगी। थैंक यू।